हुई हैं, उन सब की फोरेंसिक जांच आपने की? मॉर्निंग में ही 9 बजे से 9 बजे के जस्ट आसपास जो है मैंने स्टार्ट ही कर रहा था मैं एग्जामिनेशन, तो एक कांस्टेबल हमारे वहाँ पे पोस्टेड थे, वो दौड़ते दौड़ते मेरे पास सीधा आए, सब इंदिरा गांधी को कुछ हो गया। उन्होंने डिसाइड किया कि हम वहाँ ले जाएंगे, ऑटोप्सी भी ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे। तो फिर 2:20 पे उन्होंने कहा कि साहब नहीं, तो तब तक सब आ चुके थे, मिनिस्ट्री सब आ चुके थे, तो उनको फिर डेड डिक्लेयर। उसके बाद फिर हमने उसमें पोस्टमार्टम उन पे किया। निखारी और मैं तब भी बोलते बोलते डर रहा हूँ, करे कहीं मेरे पे कंटेम्प्ट कोर्ट नहीं लग जाए। क्राइम की घटनाएं हुई हैं, उन सब की फोरेंसिक जांच आपने की? 1976 में एम्स से एमडी फोरेंसिक्स की डिग्री लेने वाले आप पहले व्यक्ति थे। उस दौर में और उस दौर में, मैं इन सब बात करूंगा उनके अनुभवों पर, लेकिन उस दौर में और दौर में फोरेंसिक्स साइंस कितना बदला है आपके लिहाज से? जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, पहले किसी चीज की जांच कैसे की जाती थी और अब वो कितना आसान हो गया, थोड़ा एक बार वो बताइए शुरुआत। देखो, जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट हुआ है फोरेंसिक साइंस में या फोरेंसिक मेडिसिन में, जिसने एक तरह से चीज़ों को रेवोल्यूशनाइज कर दिया, इसी में नहीं पूरी साइंस, पूरी मेडिकल साइंस में, वो है डीएनए। और डीएनए में जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के नाम से निकला कि भाई हर आदमी का डीएनए का कंपोजिशन पर्टिकुलर प्लेसेस पे वो यूनिक होता है उसके लिए, तो उसकी आइडेंटिटी, तो एक तो ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट थी कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो यूनिक है, और उस यूनिकनेस से आप उसकी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। नंबर 2, ये दोनों पेरेंट से आधा आधा आता है, हाफ विल कम फ्रॉम मेल, हाफ विल कम फ्रॉम फीमेल। तो यानी कि आपके डीएनए में भी आधा पोर्शन जो है वो फादर का होगा, आधा पोर्शन मदर का होगा। तो ये पता लगाना भी आसान हुआ कि आप उसकी फैमिली ट्रेस कर सकते हैं। नाउ लाइक दैट वी कैन इवन ट्रेस ए फैमिली ट्री। तो अगर डिस्टेंटली भी आदमी रिलेटेड है, कजिन्स और वगैरह हैं, तो उनको भी आप डीएनए ट्री से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। पहले ये बहुत मुश्किल होता था, रादर इम्पॉसिबल ही होता था पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन करना। हम करते थे आइडेंटिफिकेशन बाय प्रोसेस ऑफ एक्सक्लूजन, भी ब्लड ग्रुप किया, ये नहीं है, इससे फिट बैठा तो ये नहीं हो सकता, मतलब एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता। तो फाइनली उसमें HLA तक जाते थे हम लोग, लेकिन वो सारा एक्सक्लूजन का मैटर था। रूल आउट करना थोड़ा सा, रूल आउट करना वो भी बहुत कम केसेस में संभव हो पाता था। अब हमें सिंपली एक छोटा सा ब्लड ड्रॉप चाहिए, एक फ्रेगमेंट चाहिए, एक लिविंग सेल 1-2 चाहिए बस हमको, और उन लिविंग सेल को हम, अब तो PCR आ गया, मल्टीप्लाई करके उसके मतलब डीएनए को, और हम उसका पूरा एनालिसिस कर सकते हैं। एक टेस्ट आप बड़ा चर्चित है, डोगरा टेस्ट। नहीं, वो तो ऐसा हुआ एक्चुअली, मैं बुलेट मार्क्स 2 साल से भी ज्यादा पुराने बुलेट मार्क्स को पहचानने का वो क्या है, वो इंसिडेंटल। एक्चुअली मैं ये उधम सिंह नगर जो है, जो उत्तराखंड में पड़ता है, वहाँ पे एक केस था, और उसमें एक पुराने बुलेट होल पे बड़ा डिस्प्यूट था। तो काफ़ी बड़ी टीम हमारी गई हुई थी। तो मैंने एकदम, जो मेरे असिस्टेंट थे, उनको मैंने कहा, यार देखो यहाँ मार्केट में कहीं पुट्टी मिल जाएगी क्या, बच्चे जिसके साथ में वो खिलौने बनाते हैं। तो वो तुरंत ले आए। तो मैंने उसको लिया और उस होल में पुश किया, और उसको वापस जाते एकदम टोटल बुलेट का एक इम्प्रेशन जो है एकदम से लाइव उसमें निकल आया। तो ऐसे 3-4 और होल भी थे। तो दैट वाज द डिस्प्यूट कि कौन सा होल बुलेट से है। बुलेट लगी है 2 साल पहले, पुराना केस था, लेकिन इनमें बुलेट का होल क्या है ये पता लगाने का था। तो इट्स बिकेम वेरी सिंपल मेथड। तो दैट्स हाउ दे स्टार्टेड टेलिंग मी लाइक यार तो बड़ा आसान और सीधा साधा टेस्ट हो गया। तो तब से काफी लोग इसको यूज करते हैं, इस्तेमाल होता है, सब करते हैं। 31 अक्टूबर 1984 की सुबह देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके ही सुरक्षा गार्डों ने हत्या कर दी। वो सुबह आपके लिए कैसी थी? नहीं, मेरे लिए सुबह तो वो बिल्कुल ऑर्डिनरी सुबह की तरह ही थी। जैसे आज मैं गया, पहले कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गया, फिर आपके पास में आ गया। तो वैसे पता कब चला? मतलब वही बता रहा हूँ मैं कि सुबह मैं निकला था जल्दी, उतने बजे जितने आज निकला था, क्योंकि सेमेस्टर एग्जामिनेशन होते हैं हमारे यहाँ।
हर 6-6 महीने बाद में स्टूडेंट्स के सेमेस्टर एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं और उस एग्जामिनेशन के मार्क्स है सच फाइनल में जोड़ते हैं। तो वो सेमेस्टर एग्जामिनेशन में कंडक्ट करवा रहा था फर्स्ट फ्लोर पे लेक्चर थिएटर में, उस वक्त जो हमारे पास बैच था। तो मॉर्निंग में ही 9 बजे से 9 बजे के जस्ट आसपास जो है मैंने स्टार्ट ही कर रहा था मैं एग्जामिनेशन। तो एक कांस्टेबल हमारे वहाँ पे पोस्टेड थे, वो दौड़ते दौड़ते मेरे पास सीधा आए। तो उस वक्त क्या है कि जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट है इट वाज वेरी क्लोज टू माय डिपार्टमेंट, हार्डली लेस देन ए मिनट वॉक एट दैट टाइम। बीच में गेट फेट सब खुले होते थे, बस लिए नीचे उतरे और ग्राउंड फ्लोर पे ये थी, फर्स्ट फ्लोर पे मैं था। तो मैं जब एग्जाम शुरू करवाए थे तो आ गया साहब इंदिरा गांधी को कुछ हो गया। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने सोचे समझे बिना ही अपने ट्विटर को कहा, मैंने तुम देख लेना मैं नीचे जा रहा हूँ। सो आई वेंट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। तो फिर आगे जो सब हुआ वो आपको मालूम ही है कि वहाँ पे उनको लाए थे। तो एक आरपी प्रसाद करके एक डॉक्टर थे वहाँ पे ड्यूटी पे, उस वक्त सर्जन थे, सर्जरी के सीनियर रेजिडेंट थे। तो उन्होंने क्या है कि उनको कुछ समझ नहीं आया। तो जैसे वो लाए उनको मल्टीपल बुलेट्स लगी हुई थी, साथ में सारी उनकी फैमिली थी, उनके जो पीएस वगैरह उस वक्त थे वो लोग भी थे। तो उसने डायरेक्ट उनको इंट्यूबेट कर दिया, इंट्यूबेट कर दिया। इंट्यूबेट था कि नली जो है वो डाल के रेस्पिरेटरी पैसेज में और उस पर एक बैलून होता है, उससे आप आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देते हैं। ये एक स्टैंडर्ड मतलब प्रोसीजर है, एसओपी है कि इमरजेंसी में कोई अगर इस तरह से इतनी सीरियस हालत में आता है तो इमीडिएटली फर्स्ट वी ट्राई टू रिससिटेट। अब जब हम रिसर्च करना शुरू कर देते हैं तो हमारे लिए तो बंदा लाइव है, वो अब डेथ तब कहेंगे हम जब अपना रिसर्च बंद कर देंगे, तब हम कहेंगे कि हमने ये किया, पल्सलेस आया था या पल्स इरेगुलर थी, जो कुछ भी था वो डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। एट सो एंड सो टाइम वी डिक्लेयर्ड हिम डेड। तो दैट व्हाट, उसी बीच में फिर सारे डॉक्टर्स आ गए। इट वाज ओनली मैटर ऑफ मिनट्स, डायरेक्टर भी आ गए। उस दिन दो डायरेक्टर थे, एक डायरेक्टर अपॉइंट हुए थे, एक डायरेक्टर जा रहे थे। एसडी टंडन जा रहे थे, डॉक्टर स्नेह भार्गवा उस दिन ज्वाइन कर रही थी। तो वो लोग भी आ गए, आर.के. धवन थे वो भी आ गए, उसमें एनेस्थीसिया वाले भी आ गए। तो वो एक उत्सुकता काफी लोग आ गए। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हम वहाँ ले जाएंगे, ऑटोप्सी भी ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे। तो फिर 2:20 पे उन्होंने कहा कि साहब नहीं, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो तब तक सब आ चुके थे, मिनिस्ट्री सब आ चुके थे और राजीव गांधी भी आ चुके थे, वहाँ पे सब लोग आ चुके थे। तो उनको फिर डेड डिक्लेयर, उसके बाद फिर हमने उसमें पोस्टमार्टम उन पे किया। आप ही ने पोस्टमार्टम? मैंने पोस्टमार्टम किया। राजीव गांधी की हत्या के समय भी आपने लीगल मेडिकल मैंने एडवाइजरी दी थी उस वक्त जो है, स्पेशल मेरे को तमिलनाडु चेन्नई में बुलाया था। और उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक शर्मुगम करके थे, तो वो जिन पे शक था या जो भी एक्यूज रहे होंगे, उन्होंने सुसाइड कर लिया था। तो उसमें भी फिर बाद में उसका सारा जो है वो हमें आ गया, तो हमने सारा उसका वो भी इन्वेस्टिगेशन में, तो उस तरह से उस टीम से भी हम एसोसिएट हो गए थे। तो ये सब चलता रहा अपना। तो दिस ऑल डज हैपन। कभी स्पेशल इन दोनों महत्वपूर्ण घटनाओं में आप शामिल रहे, उसकी जांच में और बाद में, कभी गांधी परिवार के किसी सदस्य से बाद में मुलाकात हुई, सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से? नहीं, मैं कभी ऐसे पर्सनली उनको इस ढंग से नहीं मिला। इस ढंग से कोई मैं उनसे मिलने का कोई प्रश्न नहीं था, स्पेशली इस इशू पे, उस इशू पे। अब वैसे बाद में जब मैं डायरेक्टर था या और था, तो जैसे पेशेंट बन के आ रही है, दिखा रहे हैं, कर रहे हैं, तो रूटीन एक काम है, तो आपको अपनी रूटीन अटेंडेंस में जाना पड़ता है। बट आई नेवर टॉक्ड एनी वन ऑफ देम स्पेशली ऑन दिस इशू, नेवर। ठीक है, एक आखिरी सवाल, फिर ऑडियंस के क्वेश्चंस लेंगे। निठारी कांड जो है जिस उसमें आप इन्वॉल्व थे, मौकाए वारदात पर भी गए थे, आरुषि वाले कांड में भी आप इन्वॉल्व थे, संक्षेप में दोनों का बता दीजिए। निठारी वाले पर तो अभी हाई कोर्ट ने बरी भी कर दिया है दोनों आरोपियों को, मनिंदर सिंह पंदेर और सुरेंद्र कोहली को। जब आप मौके पर पहुंचे क्या सीन था पहले निठारी का? देखो ऐसा है, निठारी में ये हुआ था कि सबसे पहले जो ये डी टाइप का वो जो उनका घर था, उसके बैकयार्ड में
उसके पीछे कुछ कोई नाला था, वो ब्लॉक हो गया था, तो उस सिलसिले में लोग खुदाई करते हुए, क्लियरेंस करते हुए उनके बैकयार्ड तक पहुंच गए। तो वहाँ पे कुछ स्कल, कुछ हड्डियाँ मिली थी। अब वो जब मिला तो उन्होंने तो उनको बोरी प्रैक्टिकली बोरी में डाल के उनको आगरा भेज दिया था उन्होंने। बट मीडिया को, थैंक्स टू मीडिया ने इसको काफ़ी हाईलाइट कर दिया, अदरवाइज शायद वो वहीं तक सीमित रहता। तो सेकंड डे टीवी पे, न्यूज़पेपर, सब जगह ये था। तो इमीडिएटली यूपी गवर्नमेंट ने उसको ट्रांसफर कर दिया सीबीआई को। एंड इमीडिएटली सीबीआई कॉन्टेक्टेड में कि सर आप अपना एटलीस्ट दो तीन एक्सपर्ट लेकर के, और वहाँ एक गेस्ट हाउस था नोएडा में, वहाँ पे आप आ जाइएगा। तो फिर मैं वहाँ पहुँच गया। फिर वहीं से इन्वेस्टिगेशन की बात शुरू हुई। तो पहले उनका घर एग्जामिन किया गया। तो जब मैंने कहा भी ये इतनी बात नहीं, ये बात लंबी है, द काइंड ऑफ पीसेज बोन तब तक वो आगरा से ले आए थे। तो मैंने देख कर मैंने कहा नहीं, ये इतना सा इशू नहीं है, दिस इज ए वेरी बिग इशू एंड वी हैव टू वर्क अपॉन दैट। अब उसके लिए फिर उन्होंने भी टीम बनाई अपने सीबीआई की, हमारी भी टीम थी, हम लोगों ने भी जो सेंट्रल CFSL के लोग लेके, अपने डॉक्टर्स लेके बना के सब किया। तो फाइनली हमारा ये मानना था उस वक्त कि ये जो यहाँ पे जो भी मर्डर कर रहा था वो लड़कियों को अंदर लाता था, वहाँ किल करके और फिर डेसेक्ट करके उनको फेंकता था। बिकॉज व्हेन आई सॉ, एक जो शुरू में थोड़ी बोन देखी मैंने, तो वो डिसेक्टेड सी लगी हमको, है ना। डिसआर्टिकुलेशन जो होता है ना, उससे पता चल जाता है। तो डिसआर्टिकुलेटेड लग रही थी। मैंने कहा नहीं और हैं। तो फिर हमने तलाशी में और तो कुछ मिला नहीं। जो फ्रंट गेट था उसमें जो आगे नाला भरा कवर किया हुआ था, उसमें एक थोड़ा सा छेद था। सो आउट डाउटेड, मैंने कहा डिस्पोजल यहाँ से होना चाहिए। तो पीछे तो और कुछ मिला नहीं, घर में और कुछ मिला नहीं। तो सिविल इंजीनियर्स को बुलाया गया नोएडा के कि भी संप कहाँ है आपका। संप में क्या होता है कि कोई भी आप नाली में किसी में भी हैवी चीज़ डालते हो, तो अगर वो हैवी चीज़ आपकी कहीं बैठेगी नहीं, सेटल नहीं होगी, तो नाले को ब्लॉक कर देगी। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे संप बनाए होते हैं बहुत गहरे, सो दैट ऑल दीज हैवी थिंग्स गो ऑन सेटलिंग इन द बॉटम। तो नाला जैसे बंद नहीं हो, अदरवाइज आपकी रोज नाले चौक हो जाएंगे। तो संप बनाए होते हैं। तो ये मेरे को मालूम था। तो मैंने कहा संप देख कहाँ पे है। तो उन्होंने बता दिया संप यहाँ पे है। फिर जेवीसी मिला के मैंने अपने सारे स्टाफ को बुला के, सबको बुला के हमने उस संप को खाली करवाया। खाली करवा के एक एक चीज जैसे बीनते हैं, ढूंढते हैं, इस ढंग से ढूंढा, एक एक पीस उसमें निकाल करके। और नालियों में भी एक एक पीस चीज, तो कुछ बोन्स मिली हमको, तो वी गॉट एनकरेज्ड। और ऐसे करके 700 के करीब बोन्स हमने, बोन्स एंड सॉफ्ट टिश्यूज जो है वो ज़्यादातर पॉलीथीन में डाले हुए थे। तो वो कलेक्ट हो गए। जब वो कलेक्ट हो गए तो फिर हमने कहा भी देयर इज समबडी इज किलिंग पीपल। इसी में एक चीज, आप चूंकि अब हाई कोर्ट का इस पे फैसला आया है, उन्होंने बरी कर दिया दोनों को। देखिए, तो आपको हैरानी हुई क्या उस फैसले पे, घर से जब ये फैसला देखा हो? देखिए मुझे हैरानी तो हुई, क्योंकि एक चीज़ मैं पहले आपको बताऊँ, मैं शुरू से ही उनको कह रहा था कि पेंडेर जो है, क्योंकि हमने इसके बाद में दोनों का डिटेल्ड साइको एनालिसिस किया था। एक बोर्ड बनाया था हमने, जिस चेयरमैन जिसका मैं ही था, पर उसमें एक सेक्रेटरिस्ट था, एक प्रोफेसर ऑफ सेक्रेटरी थे, प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी थे, और मैं था, और मेरे साथ में मेरे एक दो साथी और थे। तो इस तरह से पूरा बोर्ड बना करके पूरा दिन लगा करके हमने दोनों का साइको एनालिसिस का पूरा, जिसे हम साइकोलॉजिकल पोस्टमार्टम कहते हैं, वो दोनों का किया था। तो उसमें बिल्कुल हमको एश्योर हो गया था कि ये जो वो क्या लड़के का नाम, वो जो मनिंदर पंधेर और सुरेंद्र कोहली, तो सुरेंद्र कोहली ने ये सारा काम किया है, और उसने बाद में एक्सेप्ट भी कर लिया था। और उसकी जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन था, दैट वाज ऑल कंसाइडिंग विद दैट, एकदम 100% डायग्नोस्टिक जिसे कहते हैं। तो हमने नेक्रोफिलिया और नेक्रोफेजिया का पेशेंट है ये डायग्नोस करके उनको बोल दिया था। पांडेर वाज फाउंड टू बी एब्सोल्युटली नॉर्मल। और दूसरा जो डेट्स बताई गई थी उसके द्वारा, वो डेट्स में कभी वहाँ था नहीं नोएडा में। तो शुरू से हमारा था कि भाई ये बिल्कुल नहीं है, ये नॉर्मल आदमी है, इसका इसमें कोई रोल नहीं है, इसका इतना ही दोष है कि ये घर इसका है और इसने इसको एम्प्लॉय कर रखा है। वो किसी अपने दोस्त के फ्रेंड के रिकमेंडेशन पे उसको
एम्प्लॉय किया था उसने, क्लियर वही था। अब होता है इसमें क्या है कि भाई थोड़ा सा कोर्ट में तो गेम इज ऑफ लॉयर्स, तो मेरा उस वक्त भी ओपिनियन था कि भी देखो आप सच और झूठ को थोड़ा सा मिक्स करके चलोगे तो फिर उसमें झूठ की ही जीत होगी, ये कभी मिक्स नहीं होता है ना। तो वो जो है मैं शुरू से उनको कह रहा था कि चकबस्त का वो शेर है क्या वो कि झूठ की कोई इंतहा नहीं है, सच तो सच ही रहता है, वो न बढ़ता है ना घटता है, पर झूठ की कोई इंतहा नहीं होती। तो झूठ को अगर सच के साथ जब भी थोड़ा मिला के हम करते हैं तो कहीं ना कहीं गिर ही जाता है, तो वो गिर गया। ठीक है, इसी नोट पर चूंकि समय कम है हमारे पास, ऑडियंस क्वेश्चंस। हम इंदिरा गांधी का और राजीव गांधी का पोस्टमार्टम वगैरह किया, तो उसमें क्या किसी तरह का पॉलिटिकल दबाव होता है? अगर होता है तो सर उसको कैसे टेक ओवर करते हैं, उसको कैसे हैंडल करते हैं? इसमें एक चीज़ और जोड़ दूं, आपने कुछ विवादित राजनीतिक घटनाओं से भी जांच की, जैसे कि इशरत जहां का मर्डर, तुलसी प्रजापति का, कोई राजनीतिक दबाव का सामना करियर में? देखिए, बाय द वे, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई विल से, मेरे पे कभी किसी ने दबाव नहीं डाला, न कभी रिकमेंडेशंस भी कभी किसी ने मेरे से नहीं की, क्योंकि सबको मालूम था कि मैं क्या कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, ये विश्वास थोड़ा था। और वो विश्वास एक दिन में नहीं बनता। आप जब मैंने 1971-72 में इस सब्जेक्ट में आया तो तब से ऑटोप्सी कर रहा था मैं, तो मैसेज जो आदमी के बारे में होता है, ये मेरा अपना ख्याल है, तो वो लोगों को समझ में आ जाता है कि किस तरह का आदमी है। तो कभी इस तरह का प्रयास नहीं किया। पॉलिटिकल तो किसी आदमी को अपने बैठने नहीं दिया अपने पास। जी, ये सामने दीजिए मैम। इम्प्रोवाइज भी कराया था, तो उसमें यही दिखाया था कि बच्चों को इतना कुछ हुआ और इंसाफ नहीं मिला, और आज तक ये दुख मेरे ना दिल के अंदर तक बसा। इम्प्रोवाइज भी कराया था, तो उसमें यही दिखाया था कि बच्चों हुआ है, इतने सबूत मिलने के बाद भी ना अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिलता तो ये हमारे सरकार के लिए, हमारी जनता के लिए, हमारे लिए, सबके लिए बहुत शर्मनाक विषय है। और ये केस एक नहीं देख रही मैं, आरुषि हत्याकांड का मैंने देखा है, मेन तो 2 कांड मेरे को। मैम सवाल प्लीज रख दीजिए संक्षेप में, हाँ, क्योंकि समय संक्षेप में कम है। बता रही हूँ। तो मुझे दुख है, तो ये ऐसा क्यों नहीं हुआ? उन दोनों को, आरुषि को और मेरे इन बच्चों को, निठारी के बच्चों को क्यों नहीं इंसाफ मिला, जबकि सबूत पूरे थे? क्या वजह है कि हमारा कानूनी दांव जितना लंबा आएगी सॉल्व नहीं कर सके? प्लीज। आपने निठारी का तो बता दिया, आरुषि का भी एक केस है। हाँ, थोड़ा न्याय क्यों नहीं मिल पाता? संक्षेप में वो मैं इस इशू पे आता हूँ कि न्याय क्यों नहीं मिल पाता। देखिए, ऐसा है, हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है या दुनिया भर में है, मैं ये कहूँगा कि ये न्यायिक व्यवस्था हमने तो, हमारे तो न्याय जो प्रोसेस जो है वो अंग्रेजों ने बनाया, हमने तो बनाया ही नहीं उसको। 1860 में ब्रिटिश लोगों ने बनाया, उसी को हम आज तक फॉलो कर रहे हैं। अब मोदी जी ने थोड़ा उसको इंडिजिनाइज करने का प्रयास चल रहा है, अभी हुआ तो नहीं है पर चल रहा है। तो एक्चुअली क्या है कि देखिए, अब आप एक स्थिति की कल्पना करिए, मर्डर हुआ या कोई भी कहीं पे घृणित पाप हुआ, एक आदमी उसको इन्वेस्टिगेट करता है, तो उसका पर्पज इन्वेस्टिगेट करना है। फिर एक आदमी है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिसको वो देता है कि भाई मेरे नज़र में ये आदमी दोषी है, अब इनके आपने ट्रायल करनी है। अब एक आदमी, दूसरा होता है कोर्ट में डिफेंस काउंसिल। ये डिफेंस काउंसिल जो है वो पेड है बाय द क्लाइंट, कि भाई आप मेरे से पैसे लो, 1 लाख 2 लाख जो भी लेना है, मेरे को छुड़ा दो। उसको ये मतलब नहीं है कि ये क्राइम इसने किया है कि नहीं किया है, उसने छुड़ाना है, उसके पैसे मिल रहे हैं उसको। प्रोसिक्यूटर को पैसे इस बात के मिल रहे हैं क्योंकि वो तो एसोसिएटेड है नहीं कि इसने किया है कि नहीं किया है, क्योंकि आईओ ने डिसाइड कर लिया है, गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है, गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है कि इसको प्रोसिक्यूट करना है, तो उसमें कोई प्रोसिक्यूशन और से वो नहीं होना चाहिए। जस्टिस इज जस्टिस, जस्टिस पे हम ध्यान चाहिए। अब तीसरा आदमी बैठा हुआ है जज, वो आप भी हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है। अब ये न उसको ये पता है, वो इन लोगों की बात सुन रहा है, इनके आर्ग्यूमेंट सुन रहा है, उस पर अपना ओपिनियन बना रहा है कि साहब ये मतलब इसने क्राइम किया है कि नहीं किया है तो क्या इसकी डिग्री है ना। तो नाउ अब आप इस चीज की कल्पना करिए कि वहां प्रेजेंट फैक्ट करने वाले जो लोग हैं
वो नए इन्वेस्टिगेटर्स हैं ना दूसरे, हम तो एज ए विटनेस हैं, पुअर विटनेस, ठीक है ना, जिसको हर वकील राक्षस लगता है, कोई सवाल पूछता है वो, ठीक है, क्योंकि हमारा काम तो पोस्टमार्टम करके शुरू होता है, असली काम तो हमारा विटनेस बॉक्स में होगा जब हमारा क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, है ना। तो अब सक्सेसफुल हुआ अनसक्सेसफुल हुआ क्रॉस एग्जामिनेशन मान लीजिए किसी भी व्यक्ति का, वो तो जज डिसाइड करेगा, वो इन्फ्रेंस निकालेगा उसके, वो इन्फ्रेंस निकालना मेरे बस पे नहीं है, वो उनके बस पे है। तो एंटायर सिस्टम में ऐसा है कि अगर मैथमेटिकली आप कैलकुलेशन करो तो प्रोडक्ट जो है, अगर ये मान लें आप ए जस्टिस है, बी फला है, बी फला, एक फॉर्मूला कोई बनाए तो उसमें रिजल्ट निकलेगा इनजस्टिस। अब प्रॉब्लम यह है कि इससे बेटर कोई प्रोसेस हमको पता नहीं है। अब बाहर करते हैं, जैसे जूरी रखते हैं, तो जूरी में कोई भी आदमी, एनीबॉडी कैन बी कॉल्ड, तो 8, 10, 9, 11 की जूरी बैठा दी, वो सुनती है, जूरी देती है, बताती है कि गिल्टी है कि नहीं गिल्टी है, उनको कन्विंस करना जरूरी है। अब जूरी में हर आदमी का दिमाग अपने एक्सपीरियंस से काम करता है, जैसा उसकी मानसिकता है वैसे ही सोच के बताएगा। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है जस्टिस देने का। बिल्कुल, न्याय व्यवस्था को लेके बहुत सारी आलोचना, प्लीज क्रॉस क्वेश्चन उस पे मेरे को शायद यही लोग अगर कहीं कभी इस बात को डिस्कशन का बनाए कि हाउ, कैसे बेस्ट से बेस्ट जस्टिस दिया जाए लोगों को, इस पे कभी कोई चर्चा नहीं होती। और मैं तो अब भी बोलते बोलते डर रहा हूँ, करे कहीं मेरे पे कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लग जाए। मैं सोचते सोच दिमाग में चल रहा है ये मेरे कि मैं बोलते रहा हूँ, पर क्या पता कोई कंटेम्प्ट लग गया तो, कहीं किसी ने कह दिया कोर्ट के बारे में ऐसा कमेंट कर दिया। तो ये व्यवस्था पूरी जो है ना, इसको सोचने की आवश्यकता है। आप जितने लोग छूटते हैं उससे उतने ही लोग जिन्होंने क्राइम नहीं किया हो जेलों में सड़ते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन इज टू रीलुक द प्रोसेस। ठीक है, ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच सर, और थैंक यू ऑडियंस, आप लोगों ने समय दिया, शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।